नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा दीक्षा में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 4। क्या है? वाक्य परिचय। तो हम वाक्य परिचय के बारे में आज देखेंगे कि क्या होते हैं ये वाक्य परिचय और इनके परिभाषा, भेद और अंग के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, वाक्य के अंग को देखेंगे, उसके बाद फिर वाक्य के भेद को देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं वाक्य की परिभाषा को। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वाक्य की परिभाषा। चलो देखते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें वक्ता के कथन को संपूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता हो। यानी कि कोई भी सार्थक शब्द है, उसकी समूह को क्या है, हम व्यक्त करने का क्या है, कथन व्यक्त करे, कथन को संपूर्णता क्या है, व्यक्त करने का क्या है, क्षमता हो, क्या है, उसे बताने का क्षमता हो, उसे हम वाक्य कहलाता है। यानी कि उसे हम क्या है, वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये तो इसका परिभाषा था छोटा सा। आगे देखें तो निश्चय ही वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। यानी कि जो निश्चय जो वाक्य है वो सार्थक शब्दों का क्या है, व्यवस्थित रूप है, जिनमें व्याकरणिक पूर्णता होती है। क्या है, व्याकरणिक पूर्णता होती है। ठीक है, इसमें आगे देखें, व्याकरणिक पूर्णता वाक्य में तभी आता है, यानी कि तभी आता है जब उनमें प्रयुक्त पदों का सुनिश्चित क्रम या सुनिश्चित मेल हो। यानी कि जब उसमें सुनिश्चित क्रम होगा या मेल होगा या सुनिश्चित मेल होगा, तभी वो क्या है, व्याकरणिक पूर्णतः वाक्य में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें तो जब वाक्य का पदक्रम व्याकरणिक नियमों के अनुसार होता है, यानी कि जो वाक्य के जो पदक्रम जो है व्याकरणिक नियमों के अनुसार होता है, तथा उन पदों में पारस्परिक अन्वय अर्थात मेल या समान्वय विद्यमान होती है, तभी वह वाक्य के आशा को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम होता है। यानी कि इसके जो मेल होने के कारण ही क्या है, विद्यमान को क्या है, विद्यमान को व्यक्त करने का पूर्णतः व्यक्त करने के वाक्य को पूर्णतः व्यक्त करने का क्या है, क्षमता होती है। यानी कि इसमें क्षमता उत्पन्न होती है। तो ठीक है, इस तरह से हमने क्या है, परिभाषा को देख लिया। चलो आगे देख लेते हैं। इन विवेचक के आधार पर वाक्य रचना के दो महत्वपूर्ण तत्व निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी कि इस विवेचन के आधार पर हम देखे जाए तो क्या है, वाक्य के रचना को क्या है, दो भाग में हम विभक्त कर देते हैं। कौन कौन सा भाग है उसको भी देख लेते हैं। पहला है अन्वय और दूसरा है पदक्रम। क्या है, पहला अन्वय और दूसरा है पदक्रम। चलो इनको विस्तार से जानकारी इसका हासिल कर लेते हैं, विस्तार से देखें। तो पहला है अन्वय। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का लिंग, वाचन, पुरुष, कारक, काल आदि के अनुसार जो पारस्परिक संबंध होता है, यानी कि जो भी पारस्परिक संबंध होता है इन सभी के बीच में, उसे अन्वय कहते हैं। क्या है, उसी ही को क्या है, हम अन्वय कहते हैं। यथा इसका भी क्या है, देख लेते हैं। जैसे कि पहला मोहन घर आया, तो इसमें क्या है, एक अन्वय है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखें, राधा घर गई, तो ये भी अन्वय है। इसी को कुछ और सटीक से देख सकते हैं। प्रथम वाक्य में कर्ता मोहन है। क्या है, पहले जो प्रथम में जो हमने देखा मोहन घर गया, उसमें क्या है, मोहन कर्ता है। ठीक है, के अनुसार क्रिया गया, यानी कि इसका जो क्रिया है वो हमारा गया हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग एक वाचन है, यानी कि इसमें क्या है, एक पुल्लिंग जो है वह एक वाचन है। ठीक है, उसी प्रकार तथा द्वितीय वाक्य में कर्ता राधा के अनुसार क्रिया गई स्त्रीलिंग एक वाचन है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है मोहन जो है वो करता है, जो कि मोहन जो है करता है, लेकिन वो क्या है, पुल्लिंग में है। क्या है, इसका जो क्रिया भी है वो क्या है, वह गया है, जो कि यह पुल्लिंग में है, लेकिन यहीं पर एक वाचन है ना। ठीक है, यहाँ पर और यहीं पर अगर हम द्वितीय में देखें, द्वितीय जो राधा घर गई वाले में देखें, तो उसमें क्या है, उसमें
कार्ता जो है वो राधा है, ठीक है। उसी प्रकार क्रिया जो है वो गई है, लेकिन इसमें क्या है, स्त्रीलिंग का उपयोग हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, स्त्रीलिंग एक वाचन है, यानी कि स्त्रीलिंग एक वाचन है, ठीक है। यहाँ पर पुल्लिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ठीक। अतः यह कहा जा सकता है कि 3 यहाँ कर्ता और क्रिया का अन्वय है, यानी कि इसमें 3 क्या है, यहाँ कर्ता और क्रिया का क्या है, अन्वय है, ठीक है। इसमें अन्वय है। विभक्तिय रहित कर्ता होने पर कर्ता के लिंग वाचन के अनुसार ही वाक्य की क्रिया होती, यानी कि जो इसके लिंग और वाचन जो है उन्हीं के अनुसार क्या है, इस वाक्य क्या क्रिया होती है। क्रिया जो है ये आगे बता पाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमने अन्वय को देख लिया। अब चलो देखते हैं पदक्रम के बारे में, ठीक है। दूसरा है हमारा पदक्रम। आगे देखें, पदक्रम का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त पदों का उचित क्रम संयोजन, क्या है, उचित क्रम संयोजन करना, ठीक है। अर्थ और संबंध की प्रधानता के अनुसार शब्दों को वाक्य में यथा स्थान रखना पदक्रम कहलाता है, यानी कि वाक्य को एक स्थान में रखना ही क्या है, हमारा ये पदक्रम कहलाता है। आगे देखें तो हिंदी वाक्य में सामान्यतः कर्ता क्रम इस क्रम से पदों का संयोजन होता है, यानी कि इस क्रम से क्या है, इसका संयोजन होता है। सामान्यतः इस क्रम का क्या है, संयोजन होता है। इसी प्रकार देखें तो परंतु कभी कभी विशेष प्रयोजन से इस पद क्रम में परिवर्तन भी कर दिया जाता है, यानी कि इसमें भी क्या है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इस विशेष प्रयोजना में भी क्या है, हमारा परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार हिंदी वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है, यानी कि वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है। अतः इसके पदक्रम का विशेष महत्व है, यानी कि इसका भी क्या है, इस भाषा का विशेष महत्व है। जबकि सांस्कृतिक संयोगात्मक संश्लिष्ट भाषा है, यानी कि जो संस्कृत जो है वह संश्लिष्ट भाषा है, ठीक है, संयोगात्मक भाषा है। और यहीं पर जो हिंदी जो है वह वियोगात्मक भाषा है, जो विश्लिष्ट कहलाता है, ठीक है। जिसमें पद बदलने से अर्थ नहीं बदलता, यानी कि जैसे कि हम अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या है, अर्थ बदल जाता है, लेकिन वही संस्कृत में बोले तो उसकी अर्थ जो है ज्यों का त्यों रहता है। हिंदी में पदक्रम बदलने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर बोला गया है ना कि अर्थ जो है संस्कृत में नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पर हिंदी में जो है वो वाक्य बदल जाता है। थोड़ा उदाहरण सहित देख सकते हैं इसे। पहला है राम ने मोहन को पीटा, ठीक है, राम ने मोहन को पीटा, ये हिंदी में लिखाया है। इसी प्रकार दूसरा देख सकते हैं, मोहन ने राम को पीटा, तो क्या है, ये हमारा हिंदी में है, ठीक है, ये हमारा हिंदी में है, जो कि इसमें क्या है, अर्थ बदल जा रहे हैं। इसको स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। पहले वाक्य में राम करता है, जो राम है वह क्या है, करता है। मोहन कर्म है, क्या है, मोहन जो है वो कर्म है। राम ने पीटने की क्रिया संपन्न की, जिसका प्रभाव कर्म अर्थात मोहन पर पड़ा, ठीक है। वो संपन्न की जो क्रिया जो है वो कर रहा है, और उसमें जो प्रभाव जो पड़ रहा है वो कर्म को पड़ रहा है, यानी कि जो मोहन को पड़ रहा है। दूसरे वाक्य में स्थिति परिवर्तित हो गई है, यानी कि जो स्थिति जो है वो परिवर्तित हो गई है, ठीक है। यहाँ मोहन करता है, यानी कि जो दूसरा में है मोहन जो है वो कर्ता हो गया, और वहीं पर कर्म जो है वो राम हो गया। अर्थात तो मोहन ने पीटने की क्रिया की, यानी कि मोहन ने पीटने की क्रिया की है, ठीक है, यहाँ पर जिसका प्रभाव राम को पड़ा है, और इसके बाद जिसका प्रभाव जो है वो राम को पड़ा। आगे देखें, सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं, यानी कि इसे सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि पहले वाक्य से यह पता चलता है कि मोहन पीटा गया, यानी कि जो पहले वाक्य में है, यहाँ पर हमने मोहन देखा, राम ने मोहन को पीटा, तो इसमें क्या है, मोहन पहले पीटा। उसके बाद फिर जब दूसरा देखें, दूसरे वाक्य में हमने दूसरे वाक्य से यह पता चलता है कि राम, दूसरे वाक्य में
पीटा गया यानी कि राम पीटा गया। राम और मोहन के स्थान बदल देने से वाक्य का अर्थ बिल्कुल बदल गया, यानी कि अगर हम इन दोनों को नाम को हटा दिए जाएंगे तो जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। किंतु संस्कृत में शब्द के अर्थ विभक्ति जुड़ी होती है, यानी कि विभक्ति है ही जुड़ी होती है इन संस्कृत में इनका अर्थ और ये जो शब्द जो है वो, इसलिए वह पदक्रम कहा बदल देने से व्याख्या नहीं बदलता, यानी कि जी इसमें से जो पदक्रम को बदल देने से क्या है इसकी व्याख्या नहीं बदलती। लेकिन हम अगर हिंदी में ही देखें तो हिंदी में वो पदक्रम को बदल मतलब कुछ शब्द को बदल देने से क्या है उसकी पदक्रम जो रहता है वो क्या है पूरी बदल जाती है, व्याख्या जो रहती है वो पूरी बदल जाती है। यहीं पर हम संस्कृत में दे सकते हैं तो रामः मोहनम ताड़यति। इसी प्रकार दूसरा को देखेंगे तो मोहन रामः ताड़यति। तो इस तरह से जो वाक्य है उसको देख लिए। अब इसी के पूरा मीनिंग को देख लेते हैं। उक्त दोनों वाक्यों का अर्थ एक समान है, यानी कि दोनों वाक्य का जो अर्थ जो है वो एक समान है। राम मोहन को पीटता है, स्पष्ट है कि पदक्रम का महत्व संस्कृत में नहीं है, यानी कि पदक्रम जो है वह संस्कृत में नहीं है, किंतु हिंदी में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये हिंदी में ही महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन संस्कृत में यह थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है वाक्य है उसके दो भेद को देखिए, जो है अन्वय और दूसरा है पदक्रम। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेषता के बारे में। ठीक है, वाक्य की विशेषता को देख लेते हैं। चलो देखते हैं वाक्य की विशेषता। पहला है वाक्य रचना में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि जब विशेषता में बोला जाए तो वाक्य को क्या है रचना, यानी कि वाक्य को व्याकरण की नियमों का पालन तो करना आवश्यक है, इसको नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या है शुद्ध उच्चारित होता है। जी स्पष्टता वाक्य रचना की संरचना की दूसरी विशेषता कही जा सकती है, यानी कि स्पष्टता वाक्य की संरचना की क्या है दूसरी विशेषता कही जा सकती है कि वाक्य में अर्थगत स्पष्टता होनी परम आवश्यकता है, यानी कि इसका जो है यथागत जो है स्पष्टता रहनी अवश्य है। इस प्रकार तीसरा देखेंगे पदक्रम का उचित तारतम्य जो है वो उचित रहनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें तो चौथा है संक्षिप्तता से ही वाक्य सुगठित होती है, यानी कि संक्षिप्तता से क्या है वाक्य सुगठित होती है। उनमें कोई भी शब्द फालतू नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो शब्द है वो फालतू नहीं होनी चाहिए। आगे देखें स्पष्ट ही वाक्य रचना संयत सुस्पष्ट संतुलित एवं निर्दोष होने पर ही अधिक प्रभावकारी होती है, यानी कि ये क्या है निर्दोष होने से क्या है अधिक प्रभावकारी ही होती है। तो ये हमारा क्या है ये हमारा विशेषता है। चलो आगे देखें, आगे में हमारा आ जाता है भेद। ठीक है, वाक्य का भेद। चलो अब देखते हैं ये वाक्य का भेद कितने हैं और क्या क्या हैं। तो पहला है रचना की दृष्टि से इसका भेद को देख लेते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि संरचना की दृष्टि से क्या है इसको तीन प्रकार में बांट दिया गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। इस तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया पद एवं एक कर्ता होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, जैसे कि राम खाना खाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक सरल वाक्य है। उसी प्रकार संयुक्त वाक्य में देखें, संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अवयव द्वारा होता है उसी को ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम घर गया, तो इसमें जाने का प्रक्रिया है, और खाना खाकर सो गया, तो इसमें क्या है उसको खाना खाने के बाद वह सो गया। इसी प्रकार हम मिश्रित वाक्य देख लेते हैं।
इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे राम ने कहा कि मैं कल नहीं आ सकूँगा। तो ये क्या है, ये एक मिश्रित वाक्य है जो एकदम घुमावदार हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखें तो ये दूसरा आ जाता है भेद हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से हमें 8 प्रकार के मिल जाते हैं। चलो देखते हैं एक एक करके। विधानार्थिक, जिसमें किसी बात के होने का बोध हो, यानी कि किसी भी बात होने का बोध हो, उसे हम विधानार्थिक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि मोहन घर गया, तो इसमें क्या है, मोहन जा रहा है, तो उसमें क्या है, हमें विधानार्थिक शब्द का उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा देखें, निषेधात्मक, निषेधात्मक जिसमें किसी बात के ना होने का बोध होता हो, यानी कि किसी भी बात का ना होने का बोध हो। जैसे कि सीता ने गीता नहीं गाया, यानी कि सीता ने गीता नहीं गाया, तो इसमें क्या है, निसंदेश निषेधात्मक वाक्य आ रहा है। उसी प्रकार तीसरा देखें, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा दी गई हो, जैसे कि जिसमें क्या है, आज्ञा दी जाती हो। जैसे कि यहाँ बैठो, ये क्या है, एक आज्ञा देने वाली बात हो गई। ठीक है, इसी प्रकार चौथा देखें, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया गया हो, जिसमें कोई प्रश्न किया गया हो। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, ये क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथा पांचवा जगह हमारा विस्मयवाचक देख लेते हैं, जिसमें किसी भाव का बोध हो, उसे जिसमें किसी भाव का वो बोध हो उसे हम क्या है, विस्मयवाचक कहेंगे। जैसे कि हाय वह मर गया, ये क्या है, एक विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पर आ जाता है छठवां, संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त हो गई हो, यानी कि जिसमें क्या है, संदेह या संभावना जो है व्यक्त हो रही हो, उसे हम क्या है, संदेहवाचक कहेंगे। जैसे कि वह आ गया हो, ये क्या है, संदेहवाचक शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार हम सातवां देखें, इच्छावाचक, इच्छावाचक। ठीक है, जिसमें कोई इच्छा या कामना व्यक्त की जाए, यानी कि जो भी इच्छा है उसे इसमें जी उसको कामना की जाए, उसे हम क्या है, इच्छावाचक कहेंगे। जैसे कि इसमें बोला है ईश्वर तुम्हारा भला हो करे, इसमें क्या है, इच्छावाचक हो गया। इसी प्रकार आठवां है संकेतवाचक, यह एक वाक्य दूसरे वाक्य के होने पर निर्भर हो गया हो, यानी कि किसी दूसरे वाक्य पर यह क्या है, निर्भर हो गया हो, उसे हम संकेतवाचक कहेंगे। जैसे कि यदि गर्मी बढ़ती तो पानी बरसता। ठीक है, तो इसमें क्या है, संकेतवाचक आ जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें तो इन वाक्यों का पारस्परिक रूपांतरण बिना अर्थ बदले किया जा सकता है। साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण संयुक्त या मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता है। इस क्रिया को वाक्य संश्लेषण कहते हैं, यानी कि इस क्रिया और या वाक्य क्या है, संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रकार बिना अर्थ बदले एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी कि रूपांतरण किया जा सकता है, दूसरे एक वाक्य को दूसरे वाक्य में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, विधानार्थिक से निषेधवाचक या प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जा सकता है। इसे विधानार्थी या निषेध को क्या है, हम प्रश्नवाचक बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण सहित दिया गया है, यह क्या है, वह मेरा मित्र है, जो है क्या है, विधानार्थिक वाक्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रश्नवाचक देख सकते हैं, क्या वह मेरा शत्रु है, तो ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और इसी प्रकार वह मेरा शत्रु नहीं, तो ये क्या है, निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा।
ठीक है, आगे देखें तो बिना अर्थ बदले वाक्यों का रूपांतरण करने की क्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। कि बिना अर्थ को बदले हुए उसका अगर रूपांतरण करें तो क्या है, उसे हम परिवर्तन कहते हैं, यानी कि वाक्य परिवर्तन कहते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।